हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या देखे थे, ये सभी चीज़ें पौधों में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है, अनुवर्तनी गति, उसमें हार्मोन जो पाए जाते हैं 5 प्रकार के, ये सब कुछ हम देख चुके थे। अब आज हम लोग देखने वाले हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो जंतुओं में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है वो दो प्रकार से होता है। कौन कौन से होते हैं वो दो प्रकार? एक होता है तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय और एक रासायनिक नियंत्रण समन्वय। यहाँ पर यदि साफ साफ हम बात करें तो तंत्रिकीय जो होता है ये किसके द्वारा होता है, तो ये मस्तिष्क के द्वारा होता है। और रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है, तो हार्मोन के द्वारा होता है। तो हम मुख्य रूप से हम लोग मस्तिष्क के बारे में और हमारे शरीर में, मतलब मनुष्य के शरीर में जो भी हार्मोन्स पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं और उसकी संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। यह तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। उच्च श्रेणी की जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। यदि आप ऊतक की जानकारी लिए हैं तो आपको पता होगा कि जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, जिसमें से एक ऊतक तंत्रिका ऊतक होता है। यदि आप ऊतक का क्लास नहीं किए हैं तो बायोलॉजी के ही प्लेलिस्ट में आपको ऊतक का क्लास दिख जाएगा, वहाँ पर आप जाकर उसको कर सकते हैं। तो तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है, अर्थात तंत्रिका कोशिकाओं से तंत्रिका ऊतक तथा फिर तंत्रिका ऊतक से तंत्रिका तंत्र। ऐसे आपको याद रखना है कि जो कोशिका से होता है, कोशिका से क्या बनता है, तो कोशिका से ऊतक बनता है और ऊतक से ही कोई अंग बनता है। कोशिका से कोई ऊतक बनता है और ऊतक से क्या बनता है, अंग। तो यहाँ पर तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका ऊतक बना हुआ है और तंत्रिका अंग से क्या बना हुआ है, तो तंत्रिका तंत्र बना हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। तंत्रिका कोशिका की यदि बात करें तो तंत्रिका कोशिका को ही हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को और किस नाम से जानते हैं, न्यूरॉन। तो यहाँ पर आगे देखते हैं न्यूरॉन क्या होता है। तो न्यूरॉन क्या होता है, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जैसे कि आप नेफ्रॉन के बारे में पढ़े होंगे। नेफ्रॉन क्या होता है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई या आधारभूत संरचनात्मक इकाई जो होता है वो होता है कोशिका। इसी तरह तंत्रिका कोशिका या जो न्यूरॉन होता है यह तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिकाएं होता है जिसे साइटन कहते हैं। साइटन में कोशिकी द्रव्य तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। साइटन में क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य और एक न्यूक्लियस होता है। साइटन से अनेक पतले तंतु या प्रवर्धन निकले होते हैं जो अन्य की अपेक्षा लंबा होता है, जो क्या कहलाता है, एक्सन कहलाता है, तथा छोटे और शाखित होते हैं। ये जो साइटन होते हैं ये छोटे और शाखित होते हैं जो कि अन्य की अपेक्षा क्या होता है, लंबा होता है। डेट्राइट्स, ये अलग एक चीज़ है डेट्राइट्स, जो कि संवेदनाओं को संवेदी अंग से ग्रहण कर साइटन को पहुंचाता है। तो संवेदी अंग कौन कौन सा, कान, नाक, जीभ, ये एक प्रकार का क्या है, संवेदी अंग है। कान से हम लोग सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से किसी चीज़ का स्वाद ग्रहण करते हैं। तो यह सब चीज़ को कहाँ तक पहुँचाता है, साइटन तक। कौन पहुँचाता है, डेट्राइट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए यदि आप 10th में पढ़ रहे हैं तो। साइटन में संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तन हो जाता है। साइटन में क्या होता है, संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तन हो जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको यहाँ से लिख लेना है क्योंकि ये 2-3 पॉइंट तंत्रिका कोशिका के बारे में है। तो आगे बढ़ते हैं अब। मनुष्य का मस्तिष्क, तो मनुष्य का मस्तिष्क तंत्रिका ऊतक का बना होता है। मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है, बहुत कोमल अंग है क्योंकि इसकी रक्षा हम लोग करने के लिए क्रेनियम का ऊपर परत चढ़ा होता है। इसका रक्षा करना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन बहुत कम होता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की कोशिकाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की होती है। मस्तिष्क खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा के अंदर सुरक्षित होती है। कहाँ रहती है ये, मस्तिष्क गुहा के अंदर सुरक्षित रहती है। यह चारों ओर से तंतुमय संयोजी ऊतक की एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे मेनिंजेस कहते हैं। मस्तिष्क कहाँ रहता है, तो मस्तिष्क गुहा में रहता है और किससे घिरी होती है, तो तंतुमय संयोजी ऊतक की झिल्ली से घिरा होता है जिसे क्या बोलेंगे, मेनिंजेस कहेंगे। आगे, मेनिंजेस कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से बचाता है। मस्तिष्क और मेनिंजेस के बीच एक द्रव्य होता है जिसे क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव।
यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। यह मस्तिष्क को क्या बनाए रखता है? नम। इसका औसत आयतन आयतन कितना होता है? 1650 ml तथा औसत भार कितना होता है? 1.5 kg। ये औसत भार है। ऐसे कहीं कहीं पर आपको 1.4 kg देखने को मिल सकता है। तो मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1.5 kg और आयतन कितना होता है? 1650 ml। चलिए आगे देख लेते हैं। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? तो मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। एक एक करके सभी के बारे में देखते हैं। पहला देखते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क भी 2 भागों में बटा हुआ है। पहला होगा सेरिब्रम और दूसरा होगा डाइएनसेफ्लॉन। याद करते रहना आपको, सेरिब्रम और डाइएनसेफ्लॉन। सेरिब्रम के बारे में देखते हैं। सेरिब्रम क्या होता है? तो सेरिब्रम क्या होता है? यह मस्तिष्क के शीर्ष, पार्श्व तथा पश्च भागों को ढके रखता है। सेरिब्रम एक बहुत बड़ा पार्ट है मस्तिष्क का, जो कि शीर्ष को भी, पार्श्व को भी तथा पश्च भागों को भी ढक के रखता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। कितना बड़ा भाग है? तो पूरा मस्तिष्क का 86% भाग कौन छेक के रखता है? सेरिब्रम, या फिर 2/3 भाग बोल सकते हैं इसको। यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे बोला जाता है? तो सेरिब्रम। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, कष्ट, हर्ष, भय के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। तो ये सभी क्रियाएं सेरिब्रम के द्वारा होती है। इसमें किसी एक को लेकर यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको जवाब देना है। दूसरा होता है डाइएनसेफ्लॉन। तो डाइएनसेफ्लॉन का क्या क्या कार्य होता है? यह कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। मतलब कि कम या अधिक ताप, गर्मी ये महसूस करवाने का काम, या फिर दर्द और रोने जैसी क्रियाओं को महसूस कौन करवाता है? डाइएनसेफ्लॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य मस्तिष्क को। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है। तो मस्तिष्क स्टेम पश्चिम मस्तिष्क में हम लोग देखने वाले हैं। तो मस्तिष्क स्टेम का कौन सा भाग? ऊपरी भाग है, मध्य मस्तिष्क। इसमें संतुलन एवं आंख की पेशियों को नियंत्रित करने के केंद्र होते हैं। मतलब आंख की पेशियों को नियंत्रित कौन करता है? तो मध्य मस्तिष्क। ये क्वेश्चन आ सकता है। मध्य मस्तिष्क क्या करेगा? तो आंख की पेशियों को नियंत्रित करेगा। अगला देखते हैं पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क क्या होगा? यह 2 भागों में बटा होता है। पहला सेरिबेलम और दूसरा मस्तिष्क स्टेम। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मध्य मस्तिष्क के बारे में ये है कि इसको सेरिब्रल भी कहते हैं। मध्य मस्तिष्क को क्या बोला जाता है? सेरिब्रल। मध्य मस्तिष्क को क्या बोला जाता है? सेरिब्रल। पश्चिम मस्तिष्क को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम। तो देखते हैं एक एक करके दोनों को। सेरिबेलम क्या होता है? तो सेरिबेलम क्या होता है? यह समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों को इत्यादि को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम ऐसे याद रखना है आपको, जो भी हमारे शरीर में ऐच्छिक गति होती है, ऐच्छिक पेशियों की गति होती है, उसको कौन नियंत्रित करेगा? तो सेरिबेलम करेगा। यह मस्तिष्क से सेरिबेलम को नष्ट कर दिया जाए तो ऐच्छिक गतियाँ असंभव हो जाएगी। मतलब क्या है इसका? यदि सेरिबेलम को हटा दिया जाए तो हम लोग जैसे अपने इच्छा से हाथ को ऊपर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, ये सब नहीं हो पाएगी। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसका शरीर से जो नियंत्रण होता है वो खो जाता है, तो उसका क्या गड़बड़ हो जाता है? सेरिबेलम गड़बड़ हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हाथों का परिचालन ठीक से नहीं होगा, पैरों द्वारा चलना मुश्किल हो जाएगा, बातचीत करने में कठिनाई होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला है मस्तिष्क स्टेम। तो मस्तिष्क स्टेम के 2 भागों में बटे होते हैं, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगाटा। एक एक करके देखेंगे दोनों को। पोन्स वेरोलाई क्या होता है? तो पोन्स वेरोलाई का मुख्य काम क्या है? श्वसन को नियंत्रित करना। पोन्स वेरोलाई का मुख्य काम श्वसन को नियंत्रित करना। लेकिन मेडुला ऑब्लांगाटा का मुख्य काम है कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया मतलब क्या किया? जैसे कि हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन गति की दर का नियंत्रण करना। इसी भाग से खांसना भी होता है, छींकना भी होता है, उल्टी करना, पाचक रस के स्त्राव का, और कुछ यदि हम देखें तो एपिग्लोटिक्स का नियंत्रण करना, इसी का काम होता है मेडुला ऑब्लांगाटा का काम। तो यहाँ से हम लोग सभी के बारे में देख लें कि मस्तिष्क में कौन कौन से अंग होते हैं और इसका क्या क्या कार्य होता है। तो आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क के और क्या क्या कार्य होते हैं। तो मस्तिष्क के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य आवेग ग्रहण करना। कोई भी सूचना है तो सूचना को क्या करेगा? ये ग्रहण करेगा। मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से आवेगों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। दूसरा है ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया। मतलब उसको क्या आदेश देना है, क्या निर्देश देना है। यदि कोई चीज़ आया है तो उसको क्या निर्देश देना है, ये चीज़ भी कौन करेगा? मस्तिष्क करेगा। तीसरा क्या है? विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन।
मतलब विभिन्न अंगों से जो आवेग आ रहे हैं उसका संबंध कौन बनवाएगा? मस्तिष्क बनवाएगा। कान से हम सुन रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, दोनों को मिला करके संबंध बना करके उसका क्या निर्देश देना है तो ये कौन करवाएगा? मस्तिष्क करवाएगा। अगला है सूचना का भंडारण। तो सूचना का भंडारण भी कौन करवाता है? तो मस्तिष्क। सूचना का भंडार हम लोग कुछ ना कुछ दिमाग में भर के रखते हैं, ये चीज़ कहाँ से होता है? मस्तिष्क से। तो ये 4 प्रकार का कार्य मस्तिष्क का हो गया। पहला, आवेग को ग्रहण करना। दूसरा, ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया। तीसरा, विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन। और चौथा, सूचना का भंडारण। चलिए आगे देख लेते हैं कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है कि न्यूरॉन में आवेग का संचारण एक निश्चित पथ में होता है। न्यूरॉन में आवेग का संचारण कैसे कैसे, कौन सा आवेग कैसे कहाँ जाएगा, इसकी एक निश्चित पथ होती है। इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस चाप में निम्नलिखित घटक होते हैं। कौन कौन से घटक? तो पहला होता है ग्राही अंग। जिस अंग से हम लोग किसी संवेदना को ग्रहण करेंगे उसे क्या बोलेंगे? ग्राही अंग। ये त्वचा, पेशियों तथा अन्य अंगों में मौजूद होते हैं जो विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। संवेदना मार्ग क्या होता है? संवेदना मार्ग मतलब ग्राही अंग से जो कि हमको उद्दीपन मिला उसको वहाँ से ले जाना, उसे संवेदना मार्ग बोलेंगे। ग्राही अंगों द्वारा उद्दीपनों के ग्रहण किए जाने के पश्चात इन उद्दीपनों का संचरण संवेदी न्यूरॉन में होता है जो संवेदना मार्ग कहलाता है। तीसरा क्या होगा? तंत्रिका केंद्र। संवेदना मार्ग से आए हुए संदेशों को प्राप्त कर उचित आदेश देने का कार्य, मतलब ये मस्तिष्क का कार्य है। संवेदना मार्ग से आए हुआ जो भी संदेश है उसका उचित आदेश देने का कार्य कौन करेगा? तंत्रिका केंद्र करेगा। और चौथा हो गया हम लोग का प्रेरक मार्ग। प्रेरक मार्ग मतलब जो भी आदेश दिया वो क्या करेगा? उसको पहुंचाएगा। तंत्रिका केंद्र द्वारा आदेशों का संचरण न्यूरॉनों द्वारा होता है। प्रेरक न्यूरॉन प्रेरक मार्ग के निर्माण करते हैं। मतलब ये जो आदेश है ये जिस मार्ग से जाएगा उसे हम लोग प्रेरक मार्ग कहेंगे। और एक लास्ट है अभिवाही अंग। ये जो आदेश गया और उसका जो क्रिया हुआ उस आदेश पर उसे बोलेंगे अभिवाही अंग। प्रेरक मार्ग से होते हुए आदेश अभिवाही अंग में पहुंचते हैं जहां पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त आदेशों के अनुसार उचित अनुक्रिया होती है। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। पहला, ग्रहण करता है कोई भी चीज़, सबसे पहले क्या करेगा? ग्रहण। उसके बाद उसका संवेदना मार्ग मतलब जिस पथ से जाएगा मस्तिष्क तक, फिर मस्तिष्क में आदेश देगा, फिर मस्तिष्क से लौटेगा और सबसे लास्ट में क्या होगा? जो भी क्रिया देना होगा वो अभिवाही अंग में होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। यहाँ से मस्तिष्क खत्म हो गया, तंत्रिका तंत्र खत्म हो गया। अब रासायनिक नियंत्रण में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं हार्मोन के बारे में क्या है। शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में प्रयुक्त रसायन हार्मोन कहलाते हैं। मतलब कि नियंत्रण और समन्वय में प्रयुक्त जो रसायन होते हैं वो क्या कहलाएंगे? हार्मोन कहलाएंगे। हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथि, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बाह्यस्रावी। यदि पूछे कि हार्मोन कहाँ से स्रावित होगा तो अंतःस्रावी से, और एक होता है एंजाइम, तो एंजाइम कहाँ से स्रावित होगा? तो बाह्यस्रावी से। तो यहाँ पर अंतःस्रावी से क्या रिलीज होता है? तो हार्मोन रिलीज होता है। ये अंतःस्रावी तंत्र कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन यदि पूछा जाए कि हार्मोन किसे कहते हैं, ये एक विशिष्ट कार्बनिक यौगिक है। हार्मोन प्रेरक का कार्य करते हैं। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की अपेक्षा हार्मोन नियंत्रण और समन्वय का प्रभाव अपेक्षाकृत धीरे धीरे होता है। मतलब तंत्रिका तंत्र तुरंत करता है और ये जो हार्मोन होता है ये धीरे धीरे करता है, परंतु इनके प्रभाव देर तक टिकता है। तंत्रिका तंत्र के अपेक्षा जो इसका प्रभाव होता है हार्मोन का, इसका प्रभाव ज़्यादा देर तक टिकता है। मनुष्य में बहुत सी क्रियाएं हार्मोन के द्वारा ही संपादित होती है। कौन कौन सी क्रियाएं होती है आगे हम लोग देखते हैं। तो मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है? तो हम लोग कुल 6 प्रकार की ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा होता है थायराइड ग्रंथि, तीसरा होता है पैराथायराइड, चौथा होता है एड्रिनल ग्रंथि, पांचवा होता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, और छठा जो आपको दिख नहीं रहा है यह है जनन ग्रंथि। कौन सा है? जनन ग्रंथि। तो ये 6 प्रकार की ग्रंथि के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से 6 प्रकार की ग्रंथि है। तो पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? यह कपाल की स्फेनोइड, ये हड्डी का नाम आपको याद रखना है कि कौन सी हड्डी में रहता है? स्फेनोइड हड्डी में रहता है। यह कपाल की स्फेनोइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित रहती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे मास्टर ग्रंथि? क्योंकि यह सभी अन्य ग्रंथि को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि 2 मुख्य भागों अग्रपिंडक तथा पश्चपिंडक में बटा होता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि का यदि भाग पूछा जाए तो किस किस भाग में? अग्रपिंडक और पश्चपिंडक में बटा होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में और बहुत सारी जानकारी, जैसे कि अग्रपिंडक द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्रावित होता है,
जो शरीर की मांसपेशियों तथा हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसलिए सभी आपको लिखना भी है और याद भी करना है। इस हार्मोन की अधिक मात्रा से स्रावी से मनुष्य की लंबाई औसत से बहुत अधिक बढ़ जाती है। मतलब यदि पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वृद्धि हार्मोन, यदि ज़्यादा निकल जाए तो लंबाई क्या हो जाएगी, अधिक बढ़ जाएगी। हड्डियाँ भारी तथा मोटी हो जाती है, हड्डियाँ नहीं हड्डियाँ है ये, हड्डियाँ भारी तथा मोटी हो जाती है। इस अवस्था को जायगेटिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, जायगेटिज्म। इस हार्मोन के कम स्राव से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, जिससे मनुष्य में बौनापन आता है। तो मनुष्य में बौनापन भी पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण होता है। अग्रपिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन अन्य हार्मोन में नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। एक अन्य हार्मोन मादा के स्तनों को दुग्ध स्राव के लिए भी उत्तेजित करता है। पश्च पिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। पश्च पिंडक में स्रावित हार्मोन एक अन्य हार्मोन मादा के बच्चे में जनन में सहायक होता है। मतलब कुल मिला के बहुत सारी क्रिया करता है, सब कुछ आपको देखना है यहाँ पर। तो बहुत सारी क्रिया करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या है, यह ग्रंथि श्वास नली में स्थित होती है। श्वास नली मतलब ट्रेकिया जो होता है हमारे शरीर में, वहाँ पर स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होगा, थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य है। आयोडीन रहेगा तभी थायरोक्सिन का संश्लेषण होगा, और यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, घेंघा बीमारी हो जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन थायरोक्सिन कम बनता है। मतलब आयोडीन की कमी रहेगा तो थायरोक्सिन कम बनेगा। इस हार्मोन की बनने की गति को बढ़ाने के प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, घेंघा बोलते हैं। तो घेंघा बीमारी क्या होता है, यहाँ से हम देख सकते हैं। अगला ग्रंथि देखते हैं पैराथायराइड क्या होता है। तो पैराथायराइड क्या होगा, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित। ट्रेकिया के पीछे ही ये ग्रंथि होता है पैराथायराइड। इसके द्वारा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करेगा, तो पैराथायराइड। आगे देख लेते हैं एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि बहुत एक बड़ा ग्रंथि होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। ये एक सुप्रानिनल, यह एक सुप्रारिनल ग्रंथि भी कहलाता है। एड्रिनल दो प्रकार के होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। कार्टेक्स और मेडुला, इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। कार्टेक्स क्या होता है, कार्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य। तो कार्टेक्स द्वारा कुल 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। तो पहला बोलेंगे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। क्या होगा ये, तो ये मुख्य प्रकार से भोजन को पचाता है। भोजन में क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसका क्या करता है, नियंत्रण करता है। शरीर में जल का नियंत्रण करता है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जो होता है वो भोजन पाचन में सहायक होता है। आगे देखते हैं दूसरा क्या है, तो दूसरा है मिनरलोक्वार्टिकॉइड्स। मिनरलोक्वार्टिकॉइड्स क्या करेगा, यह वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण, यदि आप किडनी वाला चैप्टर पढ़े हैं, वृक्क उत्सर्जन वाला चैप्टर पढ़े हैं, तो उसमें लवण का पुनः अवशोषण जो होता है और लवणों की मात्रा को नियंत्रित करना जो होता है, ये कौन करेगा, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। शरीर में जल संतुलन का भी कार्य कौन करता है, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। तीसरा है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन क्या होता है, तो लिंग हार्मोन यह हार्मोन पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, बाह्य लिंग, बालों के होने का प्रतिमान एवं यौन आचरण, ऐसे समझ लीजिए आप, यौवनारंभ जो होता है तो वह यौवनारंभ को नियंत्रित करता है, तो यही लिंग हार्मोन करता है। आगे देखते हैं, ये था कार्टेक्स का भाग। आगे है मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन। तो मेडुला द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एपिनेफ्रॉन और नॉर एपिनेफ्रॉन। एपिनेफ्रॉन क्या करेगा, अत्यधिक शरीर एवं मानसिक तनाव जो होता है, दर्द होता है, गुस्सा होता है, उत्तेजना, इस स्थिति में जो हार्मोन का स्राव होता है उसे क्या बोलेंगे, एपिनेफ्रॉन। नॉर एपिनेफ्रॉन क्या होता है, ये समान रूप से हृदय की पेशियों में उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता को तेज करता है। तो हृदय की पेशियों वाला कौन है, नॉर एपिनेफ्रॉन, और दर्द, तनाव, गुस्सा, ये सब के लिए कौन है, एपिनेफ्रॉन। ये मेडुला का भाग है। तो ये सभी किस में पाया जाता है, तो एड्रिनल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, एड्रिनल में। क्वेश्चन ये भी आता है कि हृदय की गति को कौन नियंत्रित करेगा, तो एड्रिनल ग्रंथि। वृक्क वाला यदि पूछा तो एड्रिनल ग्रंथि। बहुत सारा क्वेश्चन यदि आता है तो उसका आंसर एड्रिनल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगर-हैंस की द्वीपिका, इसका पूरा नाम ये भी होता है अग्न्याशय की लैंगर-हैंस की द्वीपिका है। मतलब ये अग्न्याशय को नियंत्रित करता है, इससे इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। मतलब अग्न्याशय से कौन सा होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, तो इसी से होता है, लैंगर-हैंस की द्वीपिका से। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। इसके स्राव की कमी से, यदि इसका स्राव की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह। ऐसे भी आप पढ़े होंगे, इंसुलिन की कमी से मधुमेह की बीमारी होती है। तो ये अग्न्याशय को नियंत्रित कौन करता है, लैंगर-हैंस की द्वीपिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट है ये जनन ग्रंथि।
तो जनन ग्रंथि क्या होता है? जनन कोशिकाओं का निर्माण इसका मुख्य कार्य है। तो जनन कोशिका कौन कौन से होते हैं? तो अंडाशय और वृषण मुख्य जनन अंग यही है। अंडाशय के द्वारा कई हार्मोन का स्राव होता है। बालिकाओं के शरीर में यौवनावस्था में होने वाले परिवर्तन इन हार्मोन के कारण ही होते हैं। अंडाशय से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम लोग एस्ट्रोजेंस कहते हैं, एस्ट्रोजेंस। और वृषण से जो होता है उसे एंड्रोजेंस कहते हैं। तो यह हार्मोन किसके द्वारा निकलता है? जनन ग्रंथि के द्वारा ही निकलता है। यह हार्मोन पुरुष के शरीर में लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को भी प्रेरित करता है। तो ये किस की बात कर रहे हैं हम लोग? जनन ग्रंथि को। तो यही 6 हार्मोन निकलने वाले ग्रंथियां थी, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना था। तो यहाँ तक हो गया नियंत्रण एवं समन्वय का चैप्टर खत्म। तो हम लोग आगे के क्लास में अगला चैप्टर को देखें। इसका नोट्स बनाना चाहता है तो इसका आप नोट्स बना लीजिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे, और आपको वीडियो को 1 बार 2 बार देखकर भी इसका रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा ये वीडियो है नहीं, और पूरा आप मस्तिष्क के बारे में, हार्मोन के बारे में जानकारी ले लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।